अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हैं या डिप्लोमा स्टूडेंट हैं और आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सीएस किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर पूरा देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉप 5 एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं, जो बिना आगे आपको पढ़ाई किए, बिना ग्रेजुएशन किए, बिना बीटेक किए, आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी दिलवा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, जैसा मैंने आपको बताया, इस वीडियो को जरूर आपको पूरी तरीके से देखना है और हम एक एक एग्जाम के बारे में बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि भैया कौन से एग्जाम हमको क्या अपॉर्चुनिटी देता है, क्या बेनिफिट देता है। तो गाइस, सबसे पहला एग्जाम होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन, आरआरबी जेई एग्जामिनेशन के नाम से जिसको हम जानते हैं। इस एग्जाम को मैं सबसे टॉप पे रखता हूँ। इसका रीजन है क्योंकि इस एग्जाम में बहुत भारी वैकेंसीज आती हैं, बल्क वैकेंसीज आती हैं। 2019 में इसकी वैकेंसी आई थी लगभग 13,500। 2024 में जिसका रिक्रूटमेंट का अभी सीबीटी 1 उसका पहला एग्जाम अभी होने वाला है, उसमें वैकेंसीज आई हैं 7,931। तो अब आपके मन में आया होगा कि सर ये एग्जाम हर साल नहीं होता। सो गाइस, यहाँ पे एक अच्छी खबर आपके लिए ये है कि अब रेलवे का जो एग्जाम है वो हर साल होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पे कैलेंडर देख सकते हैं आरआरबी जेई का 2025 का। सो अनलाइक प्रीवियस ईयर्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 2024 में भी रिक्रूटमेंट किया और 2025 में भी रिक्रूटमेंट कर रहा है। और रेलवे में जो वैकेंसीज आती हैं उनके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। और यहाँ पे जो फॉर्म आप भरते हैं तो जोन वाइज भरते हैं, तो जोन वाइज कंपटीशन आपका उस हिसाब से थोड़ा सा और यहाँ पे कम हो जाता है। यहाँ पे जो वैकेंसीज आती है वो मेजरली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के स्टूडेंट्स के लिए आती है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो दो एग्जाम होते हैं, सीबीटी 1, सीबीटी 2। सीबीटी 1 के सिलेबस अगर आप अभी अपनी स्क्रीन पे देखें तो सीबीटी 1 के सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल आता है। यहाँ पे कोई भी टेक्निकल का पोर्शन नहीं होता है। जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप जाते हैं सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन के लिए। और सीबीटी 2 के एग्जाम के सिलेबस को अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 नंबर तो टेक्निकल है और बाकी 50 नंबर यहाँ पे नॉन टेक है। ये दोनों एग्जाम को निकालने के बाद आपको कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं होती है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके, मेडिकल करा करके आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अगर सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो इन हैंड सैलरी होती है वो लगभग 56,000 से 63,000 होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस सिटी में पोस्टेड है या किस जोन में आपका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे अगर हम प्रमोशन की समझे तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जूनियर इंजीनियर जो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, लगभग 5 साल में उन्हें सीनियर सेक्शन इंजीनियर बना दिया जाता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी होती है उसके लेवल की वैकेंसी पे आ जाते हैं। अब दूसरे एग्जाम की अगर हम बात करें, रैंक 2 पे मैं रखता हूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर यानी एसएससी जेई का एग्जामिनेशन। एसएससी जेई का एग्जामिनेशन हर साल होता है, पिछले कई सालों से ये हर साल हो रहा है। एसएससी जेई का एग्जामिनेशन अगेन दो स्टेजेस में होता है, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। सीबीटी 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों आता है, 200 नंबर का पेपर होता है। और सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के बाद आप जाते हैं सीबीटी 2 में। तो सीबीटी 2 जब आप क्वालिफाई करते हो 300 नंबर का एग्जामिनेशन होता है और सीबीटी 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पूछा जाता है आपकी ब्रांच से रिलेटेड। यहाँ पे जो वैकेंसीज होती हैं वो बेसिकली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर्स के लिए ज्यादा होती है। और यहाँ पे जब आप एसएससी जी का सेकंड पेपर क्वालिफाई करते हो तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको डिपार्टमेंट अलॉट होता है। कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्ट होती है, तो आपने नाम सुना होगा सीपीडब्ल्यूडी का, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, या सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन, एमईएस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ऐसे ऐसे प्रेस्टिजियस कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन जो प्योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एसएससी जेई से रिक्रूट करती है। इस साल इसकी वैकेंसी आई थी 1765। तो लगभग 1500 से 2000 के करीब की वैकेंसी अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस आप एसएससी जेई 2025 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहले नंबर पे आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन, सेकंड नंबर पे एसएससी जेई का एग्जामिनेशन, तीसरे नंबर पे आते हैं स्टेट लेवल के जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन, जिनको अलग अलग स्टेट पे कई बार अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे जीपीएससी में बात करूं, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर, ये बेसिकली क्लास 3 इंजीनियर्स होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी होती है। मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो इनको सब इंजीनियर कहेंगे। अगर हम इनके सिलेबस की बात करें तो इसमें भी आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों का पोर्शन मिलता है और कई बार स्टेट वाइज
कई स्टेट अपनी रीजनल लैंग्वेज का भी पेपर कराते हैं। जैसे जीपीएससी में रीजनल लैंग्वेज में गुजराती का पेपर होता है जिसको क्वालिफाई आपको करना पड़ता है। अगर आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में देखो यूपीपीएससी, आरपीएससी, तो वहाँ पे हिंदी भाषा का भी पेपर आपसे कराया जाता है। सो यहाँ पे अगर आप सिलेबस की बात करो तो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल के साथ आपको एक रीजनल लैंग्वेज को भी यहाँ पे तैयार करना पड़ता है। अगर सैलरी स्केल की बात करूँ तो एसएससी जेईई और आरबी जेईई के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ये एक स्टेट लेवल की आपकी जॉब होती है। लगभग आप यहाँ पे 52,000 से 54,000 की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। और यहाँ पे जो वैकेंसीज आती हैं इनका नंबर काफी अच्छा होता है। उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन में, यूपीपीएससी में 4,000 के करीब सिविल इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी थी। अगर आरपीएससी की बात करें तो लगभग 1100 के करीब वैकेंसी थी। जीपीएससी में अगर अभी आप देखें तो मैकेनिकल में 153 वैकेंसी आई है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की। तो ये जो वैकेंसीज है ये थ्रू आउट द ईयर अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपको देता रहता है, इनके नोटिफिकेशन आते रहते हैं। गाइस अगर हम चौथे नंबर पे बात करें तो हाँ आते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू जिसको आप कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, भेल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो इस तरीके से करके हमारे देश में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पीएसयू से। इनमें नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर का रिक्रूटमेंट आता है जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स आपके एलिजिबल होते हैं। यहाँ वैकेंसी आपको लगभग सारी ब्रांचेस में मिलती है और अलग अलग पीएसयू का अलग अलग आपका एग्जाम पैटर्न होता है। कई में केवल टेक्निकल होता है, कई में टेक्निकल नॉन टेक्निकल होता है। इंटरव्यू लगभग किसी वैकेंसी में नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट में, एसएससी जेईई में और आरआरबी जेईई में तो इंटरव्यू है नहीं, लेकिन कुछ एक पीएसयू जो होते हैं वो आपके कई बार इंटरव्यू कंडक्ट करा लेते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप बात करें तो 90 to 95% पीएसयू में भी इंटरव्यू नहीं होता है और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर जूनियर इंजीनियर क्लास 3 वैकेंसीज में आपका सिर्फ एग्जाम निकाल करके, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको भर्ती हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या पूछा जाता है, टेक्निकल आता है और नॉन टेक्निकल का पोर्शन आता है। टेक्निकल में इन सारे एग्जामों में दोस्तों सिलेबस सेम होता है, यानी जब आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप एक्चुअली सारे एग्जाम को एक साथ तैयार कर रहे होते हैं। और 5वें नंबर पे, अगर रैंक 5 पे रखूं मैं, तो यहाँ पे वैकेंसीज होती है हमारे देश की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो, जैसे बार्क, जैसे डीआरडीओ, राइट। तो जो इनकी वैकेंसीज होती है यहाँ पे आपको साइंटिफिक असिस्टेंट की तरीके से या लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज होती है उसमें डिप्लोमा होल्डर यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। इनके एग्जामिनेशन का भी पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें इनके एग्जामिनेशन पैटर्न की तो आप यहाँ पे ज्यादातर टेक्निकल पोर्शन को वेटेज यहाँ पे होता है। इंटरव्यू नॉर्मली इसमें भी नहीं होता है। सो गाइस यहाँ पर भी सैलरी स्केल की अगर हम पीएसयू और ये जो इसरो, डीआरडीओ, बार्क में सैलरी पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे सैलरी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्केल की लगती है। लगभग 56,000 से 63,000 के बीच में आपको यहाँ पे 56,000 to 63,000 के बीच में आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। सो गाइस अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर है तो थोड़ा सोचिएगा, ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम बताए तो इनका सिलेबस मोर और लेस सेम होता है। देखो टेक्निकल तो सब में ही आता है, टेक्निकल के साथ साथ जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है उसमें थोड़ा सा 19-20 का अंतर होता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत मेजर अंतर होता है। जैसे एसएससी जेईई की बात करूं तो एसएससी जेईई में आपका एप्टीट्यूड आता है, आरआरबी जेईई में भी एप्टीट्यूड आता है, स्टेट जेईई में भी एप्टीट्यूड आता है, आपका इसरो, बार्क में भी एप्टीट्यूड आता है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी एप्टीट्यूड आता है। कुछ चीजें अलग हो जाती है, जैसे रीजनल लैंग्वेज स्टेट जेईई में आ जाती है। कई बार कुछ एग्जामिनेशन में जैसे आरआरबी जेईई में थोड़ा सा पोर्शन बायोलॉजी, थोड़ा पोर्शन केमिस्ट्री फिजिक्स का भी आ जाता है। तो ये जो माइनर डिफरेंसेस है अगर आप इसको इग्नोर करें तो आप कह सकते हैं कि आप एक ही तैयारी में इन सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये सारी की सारी आपकी प्योर गवर्नमेंट जॉब होती है। मतलब एक बार लगी तो दोबारा दूसरी नौकरी ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। प्रमोशन फीस में लगभग 5 से 6 साल के बीच में आपको मिल जाते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको उन 5 एग्जाम के बारे में बताया जो मुझे लगता है डिप्लोमा होल्डर को अगर आप जॉब को एस्पायर कर रहे हैं तो जरूर देना चाहिए। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।